हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड विंडोज़। सो बच्चों, जैसा हमने देखा है कि हमने सोशल साइंस की एक सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम एक के बाद एक हर चैप्टर को जो है पढ़ते हुए चल रहे हैं। आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डेवलपमेंट और सेक्टर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम समझेंगे बार्टर सिस्टम को, टाइप्स ऑफ मनी को और बैंक के डिपॉजिट्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पहले के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, यानी कि डेवलपमेंट वाला और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो आप पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को करेंगे, उसके बाद जो है आप मनी एंड क्रेडिट में करेंगे। और सबकी प्लेलिस्ट हमने एक साथ बना दी है, तो आप अच्छे से एनिमेशन का, पिक्चर्स के फॉर्म से अपने बेसिक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ड्रॉप कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मनी एंड क्रेडिट, जिसमें हम देखेंगे कि मनी की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं। एंशिएंट टाइम जो है उसमें मनी क्या पेपर करेंसी यूज होती थी या कॉइन्स यूज होते थे, किस टाइप से वहाँ पे ट्रेड चलता था, तो ये सब हमने देखना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 10th, मनी एंड क्रेडिट। जैसे डिफरेंट टाइप के आप मनी देख सकते हो, हर करेंसी की अपनी जो हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है, और कोई दिखने में कैसी होती है, कोई दिखने में कैसी होती है। तो ये हर एक कंट्री की ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी करेंसी हमने डालने की कोशिश करी है। सो चैप्टर है हमारा मनी एंड क्रेडिट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो हम देख रहे हैं कि एक बार हम अपना इंट्रोडक्शन देखेंगे कि चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होगा। यदि हम कोई भी सर्विस, कोई भी सामान खरीदते हैं, तो बदले में हम क्या देते हैं? पैसा देते हैं। जैसे ही हम घर से निकले, हम रिक्शे में या फिर ऑटो में, बस में, मेट्रो में बैठे, सबसे पहले हमने क्या किया? हमने अपना जो है फेयर, किराया है, पैसे के फॉर्म में दे दिया। हम उतरेंगे, हमारा कुछ खाने का मन किया तो हमने पैसे दिए, और कुछ भी सामान जो है हमने, जो भी हमारे पसंद का है, हमने खा लिया। हमने कोई बुक खरीदी है, पेन, पेंसिल, कुछ भी हमने स्टेशनरी आइटम खरीदना है, तो हमने वो गुड्स लिया, वो किसी भी बंदे की सर्विस ली, और हमने बदले में उसको पैसा दे दिया। तो यही सब स्टार्ट करते हैं। पैसे के बिना लाइफ जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि हमें सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ती है, खाने का, पीने का, पहनने का। यदि बीमार हो जाएंगे तो मेडिसिन हो जाएंगी। और कई लोगों की सर्विस हम लेते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया या लॉन्ड्री वाला हो गया, तो अलग अलग लोगों की सर्विस हम जो है वो लेते रहते हैं पूरे दिन में। तो इसमें यही बोला गया है कि द यूज ऑफ मनी स्पेंड्स ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। पूरे दिन हम देखें तो कुछ भी हमने खरीदना है, कुछ एक सामान भी हमें चाहिए, तो वो हमारा पैसे में आएगा। पैसे के बिना जो है कोई भी काम नहीं करेगा, चाहे कोई भी है, अपने सर्विस दे रहा है या फिर हमें कोई सामान दे रहा है। सब्जी वाले से लेके शाम को दूध वाले तक, सब के सब जो है पैसे के ऊपर काम करते हैं। तो हम कहेंगे कि द यूज ऑफ मनी स्पेंड्स ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। पूरे दिन में पैसा जो है हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो पैसे का होता है, क्योंकि इसके बिना हम ना कोई सामान खरीद सकते हैं, ना हम किसी की सर्विस ले सकते हैं। अब इसमें यही बोला गया है कि अपने आसपास आप एक बार देखो, और आसपास देख के ये देखो कि ट्रांजेक्शन हो रही है क्या, क्या पैसे के फॉर्म में ट्रांजेक्शन हो रही है। लुक अराउंड यू एंड यू विल इजीली एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे। कहीं पे भी देखो, आप किसी ट्रेन में गए, आप घूमने चले गए, तो वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा। आपने लोन लिया, यहाँ पे पैसा है। आप कहीं मूवी देखने गए, टिकट काउंटर के ऊपर सबसे पहले आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो यदि हम अपने आसपास देखेंगे तो सुबह से शाम तक ऐसे बहुत से काम पाएंगे जिसमें पैसे की यूज होती है। इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन गुड्स आर बीइंग बोट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। ज़्यादातर ट्रांजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं? सामान को खरीद रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं पैसे की हेल्प से। हमने जो है सब्जी खरीदी, पैसा दिया। हमने दूध खरीदा, पैसा दिया। हमने नोटबुक खरीदी, हमने बदले में पैसा दे दिया। तो इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन सर्विस आर बीइंग एक्सचेंज इन मनी विद द हेल्प ऑफ मनी। कईयों में क्या होता है, हम सर्विस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जैसे मान लो हम ये कहे कि हम कहीं जा रहे हैं और हमने ऑटो वाले की सर्विस ली कि हमको घर से हमारे डेस्टिनेशन तक छोड़ दे, तो उसने हमें क्या किया? अपनी सर्विस प्रोवाइड की, ट्रांसपोर्टेशन हमें प्रोवाइड किया, और बदले में हमने उसको क्या दे दिया? पैसा दे दिया। हमें कपड़े प्रेस कराने हैं, तो हमने प्रेस वाले जो हैं उनको अपने कपड़े दे दिए, उसने अपनी सर्विस दी और हमने बदले में पैसा दे दिया। तो चाहे कोई सामान खरीदना हो या फिर किसी भी बंदे की सर्विस लेनी हो, हर किसी में क्या होगा? हर किसी में पैसे का यूज होगा। सो फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी taking place now,
बट ए प्रोमिस टू पे मनी लेटर। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा नहीं होता है कि अभी तो मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं जो है पैसा दे दूंगा, यानी कि बाद में एक प्रोमिस हम दे देते हैं कि मैं 1 महीने के बाद या 10 दिन के बाद जो है वो पैसा आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप अपनी सर्विस जो है मुझे दे दीजिए। तो ऐसे कभी भी हम किसी भी दुकान से सामान लेके आते हैं तो कई बार उस टाइम पे हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो हम जो है उधार में ले आते हैं और साथ में एक प्रोमिस देते हैं कि मैं महीने के लास्ट में जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं आपको सारे पैसे जो है एक साथ पे कर दूंगा। तो इस बार होता है कि कई बार हम पैसा एक साथ दे देते हैं और कई बार एक प्रोमिस के साथ हम पैसा जो है 1 महीने बाद या 10 दिन बाद या कुछ टाइम बाद देने का प्रोमिस करते हैं। तो अपने चारों तरफ देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि पैसा जो है, मनी जो है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हैव यू एवर वंडर वाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी? तो ये पूछ रहा है कि ट्रांजेक्शन पैसे में ही क्यों हो रही है, मनी में ही क्यों हो रही है, कोई और तरीका क्यों नहीं है जिससे हम जो है अपने सामान को एक्सचेंज कर पाएँ, सर्विस को एक्सचेंज कर पाएँ, ट्रांजेक्शन्स जो है वो कर पाएँ। तो हम देखते हैं रीजन बहुत ज़्यादा सिंपल है। पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कॉमोडिटी और सर्विस दैट ही और सी माइट वांट। तो कह रहा है कि इसका सिंपल रीजन है कि पैसे में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, तो सर्विस यदि चाहिएगी तो हम बहुत जल्दी इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हम इतनी आसानी से काम नहीं होता कि हम सब्जी वाले के पास गए, हमने उसको 100 रुपये का नोट दिया और हमने सब्जियां खरीद ली। यदि हमारे पास मनी नहीं होती, हमारे पास ये मीडियम नहीं होता, लीगल करेंसी नहीं होती, तो हम इतनी आसानी से काम नहीं कर सकते थे। बट मैनी ईयर्स एगो देर वॉज मनीलेस इकोनॉमी कोल्ड एज बार्टर सिस्टम। लेकिन हम बहुत साल पहले की बात करें, पुराने टाइम में पैसा नहीं होता था, एक सिस्टम चलता था जिसको बोला जाता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, इस हिसाब से आप पिक्चर में देख पाओगे, ऐसे मंडी लगती थी और जिसके पास जो भी सामान है, मान लो आप हो सकता है कि आपने जो है वेजिटेबल्स उगा रखी हो, या किसी के पास गेहूं है, या किसी के पास कोई पोट बनाने वाला है, किसी के पास कपड़े हैं, कोई और सब्जी है, कोई और अनाज है, तो सब लोग अपना जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसको लेके यहाँ मार्केट में जाते थे, अपने सामान के लिए बैठे रहते। जैसे आप ये देखोगे तो ये फिश वाला है, ये देखोगे सब्जी वाले हैं, कुछ और ये पोट्स वाले हैं। तो ऐसे एक मार्केट लगती थी जिसमें जिसके पास जो भी सामान है वो सामान लेके मार्केट में चला जाता था। अब हम सोचे कि एक सब्जी वाला है, उसको गेहूं चाहिए, तो वो दिन भर वेट करता कि कोई एक ऐसा आदमी मिले जिसके पास गेहूं हो और जिसको सब्जी की जरूरत हो। इसको सब्जी बेचनी है, सामने वाले को सब्जी खरीदनी है और उसको गेहूं बेचना है, इसको गेहूं खरीदना है। यानी कि जब दोनों तरफ से डिमांड पूरी होगी तभी ये अपना सामान बेच सकता था, अदरवाइज इसको वो बायर ढूंढने में पूरा पूरा दिन निकल जाता था। हो सकता है कि इसको कोई गेहूं वाला मिल जाए, लेकिन गेहूं वाले को सब्जी ना खरीदनी हो, तब ये बेचारा पूरे दिन बैठा रहता था। ऐसे कोई मछली बेचने वाला है कि मान लो उसको फिश बेचनी है और बदले में उसको सब्जी खरीदनी है, तो जो सब्जी बेचने वाला है यदि वो फिश खाता ही नहीं होगा तो वो उसको नहीं देगा, क्योंकि फिश लेके वो करेगा भी क्या जब उसके किसी काम का नहीं है। तो यही सिस्टम हमने समझना है। इस सिस्टम में कुछ कमियां थी और उन कमियों को दूर करते हुए आने वाले टाइम में क्या किया गया, करेंसी को लीगलाइज किया गया कि बार्टर सिस्टम में कमियां हैं, बार्टर सिस्टम में कमोडिटीज के एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम्स आती है। तो यही हमने समझना है कि कई साल पहले क्या होता था, मनीलेस इकोनॉमी होती थी जिसमें करेंसी का यूज नहीं किया जाता था, ये टोटली मनीलेस होती थी, यानी कि बार्टर सिस्टम के ऊपर बेस होती थी, जिसमें हम अपनी एक कमोडिटी को बेचते थे और दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल आगे हम देखेंगे, ऐसे आप देख पाओगे कि ये देखो दो आपको दिखा रखे हैं कैसे बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज होता था बिना ही पैसे के। इधर देखोगे तो इसके पास जो है पोटैटो है, आलू है, इसके पास जो है जूते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको आलू दे देगा यदि इसको जरूरत होएगी, और इसको जूते की जरूरत है तो ये दोनों अपने सामान को आपस में चेंज कर लेंगे। इसने अपना जो है सामान उसको दे दिया और उसने इसका सामान जो है अपना सामान इसको एक्सचेंज कर लिया। तो दोनों की नीड्स जब पूरी होंगी, जब जूते वाले को भी आलू की जरूरत होगी और जब आलू वाले को भी जूते की जरूरत होगी, तभी ये एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा। यदि जूते वाला कहे कि मुझे तो आलू नहीं, मुझे तो गाजर की जरूरत है, मैं तुमसे नहीं गाजर वाले से लूंगा, अब गाजर वाले को भी देखना पड़ेगा कि उसको जूते की जरूरत है या नहीं। तो इस टाइप से ट्रांजेक्शन होता था, इसमें दोनों लोगों की जो है वो सहमति होना बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो एक बार हम देख लेते हैं कि बार्टर सिस्टम एग्जैक्टली कैसे काम करता था। इसमें दो लोग होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें
कम से कम जो है वो 2 लोग होंगे और 2 ही होंगे आमतौर पे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो ये आपको एक पोर्टर दिखाई दे रहा है जो अपने मटके बना रहा है, और इधर जो है कोई जो है गेहूं को बेचने वाला है, ये आपका पोर्टर हो जाएगा। ये देखो ये मटके बनाने वाला है, ये गेहूं को बेचने वाला है, ये आदमी गेहूं बेच रहा है, ये आदमी मटके बना रहा है। अब कैसे होएगा? आई विल गिव यू पॉट्स फॉर योर व्हीट, ये कह रहा है कि मैं तुम्हें जो है तुम्हारे गेहूं के बदले मटके दे दूंगा। आई वॉन्ट व्हीट, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे गेहूं चाहिए। अब ये कह रहा है कि तुम्हें गेहूं चाहिए, मुझे मटके चाहिए। आई वॉन्ट पॉट्स, ये कह रहा है आई वॉन्ट व्हीट, मुझे गेहूं चाहिए, ये कह रहा है आई वॉन्ट पॉट्स, मुझे मटके चाहिए। अभी कह रहा है कि तुम जो है मुझे गेहूं दे दो, मैं गेहूं के बदले तुम्हें क्या दे दूंगा, तुम्हें मटके दे दूंगा। आई विल सेल यू व्हीट फॉर योर पॉट्स, तो ये कह रहा है कि तुम, ये फिर इस तरफ वाला कह रहा है कि ठीक है मैं गेहूं दे दूंगा, तुम मटके दे देना। तो ये बार्टर सिस्टम है, इसने इसको जो है मटके दिए और इसने इसको गेहूं दे दिया, और दोनों की नीड्स जो है वो पूरी होगी। तो बार्टर सिस्टम को यदि आप एक्सप्लेन करने पे आओगे कि लिखोगे कैसे, तो वो यहां से हो जाएगा, बार्टर इज a system of exchange by which goods and service are directly exchanged for other goods or service without using a medium of exchange such as money। क्या हमने पैसे का यूज किया? हमने बिल्कुल भी पैसे का यूज नहीं किया। एक ने अपने जो है गेहूं दे दिए और बदले में जो है मटके ले लिए, दूसरे ने मटके दे दिए और बदले में गेहूं ले लिया। तो बार्टर क्या होता है? ये एक एक्सचेंज होता है। इट इज ए सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ये एक्सचेंज का एक सिस्टम होता है जिसमें बाय विच गुड्स और सर्विस आर डायरेक्टली एक्सचेंज, जिसमें हम सर्विस को एक्सचेंज कर लेते हैं। इसने अपनी सर्विस दे दी, अपना सामान दे दिया, मटके दे दिए, with other goods or service without using a medium of exchange such as money। बिना पैसे का यूज किए हुए हमने सामान का लेन देन कर लिया, इसको हम कहेंगे बार्टर सिस्टम। तो पहले ऐसा चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। अब बार्टर सिस्टम में ध्यान क्या देना पड़ेगा? बार्टर सिस्टम में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों लोगों की जो भी नीड्स है वो पूरी होनी चाहिए। सो बार्टर सिस्टम में क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे, बोथ पार्टी एग्री टू सेल एंड बाई ईच अदर कमोडिटीज। दोनों की दोनों जो पार्टी है वो सहमत होनी चाहिए एक दूसरे का सामान खरीदने के लिए, तभी हम इसको, ये सक्सेसफुल हो पाता था। बोथ पार्टी एग्री टू सेल एंड बाई ईच अदर कमोडिटीज, दोनों की दोनों पार्टी जो है वो सहमत होनी चाहिए। तो इस, जब दोनों पार्टी एग्री होंगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये क्या हो जाएगा? दिस इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दोनों के दोनों यदि सहमत हैं तो दोनों के दोनों जो वांट थी, नीड्स थी, वो कोइंसाइड करगी, तो इसको बोला जाता है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। यानी कि गेहूं वाले को भी मटके चाहिए और मटके वाले को भी गेहूं चाहिए। जब दोनों के दोनों पार्टी जो है सहमत हो जाती हैं तो इसको बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। The most important feature of barter system is double coincidence of want। बार्टर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि दोनों के दोनों लोग जो है एक दूसरे का सामान खरीदने के लिए सहमत होने चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। लेकिन बट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। लेकिन क्या हर बार ऐसा होगा? क्या हर बार ये मटके लेगा? एक बार मान लो मैंने 5 मटके खरीद लिए तो मुझे तो पूरे साल मटके खरीदने की जरूरत नहीं है, तो अगली बार जब ये गेहूं बेचने जाएगा तो इसको मटके नहीं चाहिए होंगे, इसको कोई और सामान चाहिए होगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट है वो हर बार काम नहीं करेगा, जबकि उसको तो हर बार गेहूं चाहिए। गेहूं तो एक एसेंशियल नीड है, खाना बनाने के काम आएगा। What a person desire to sell is exactly what the other wishes to buy। तो हम कहेंगे कि इसमें क्या होगा, हर बार डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट है वो काम नहीं करेगा, इसलिए बार्टर सिस्टम की ये कमियां थी। कभी भी आपको डिफाइन करना आएगा बार्टर सिस्टम क्या है तो आप एक्सप्लेन करोगे कि एक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता है जिसमें बिना पैसे की हेल्प से हम अपने कमोडिटीज को, सर्विस को एक्सचेंज कर लेते थे। इसका मेन फीचर क्या होता है? इसका मेन फीचर होता है कि इसमें डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स होता है। इसकी कमियां क्या हैं? इसकी कमियां ये है कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। हर बार पॉसिबल नहीं होता है, तो बेचने वाले को, खरीदने वाले को, लोगों को दिन दिन भर वेट करना पड़ता था। ऐसे में ये भी हो जाता था कि उसका सामान खराब हो गया और उसको कोई जो है वो बायर मिला ही नहीं। तो इस टाइप के इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। सो
हियर देर इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। जैसे हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखा, अभी एक पोर्टर है, एक व्हीट सेलर है, ये कह रहा है कि आई विल गिव यू पोट्स फॉर योर व्हीट, मैं तुम्हारे जो है गेहूं के बदले तुम्हें पोट दे दूंगा, यानी कि मटके दे दूंगा। लेकिन वो कह रहा है आई डोंट नीड पोट्स, आई नीड क्लॉथ। अब मुझे मटके की जरूरत नहीं है, मुझे तो कपड़ों की जरूरत है। तो मैं क्या देखूंगा, कोई क्लॉथ्स वाला देखूंगा जो मुझे कपड़े दे दे और बदले में मेरे गेहूं खरीद ले। तो इसमें क्या होगा, ये प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम क्या हो जाएगा कि हर बार डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं होता है। हियर देयर इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। अब की बार इसको क्या है, अब की बार इसको मटके चाहिए ही नहीं, इसको क्या चाहिए, इसको तो अब की बार जो है वो क्लोथ्स चाहिए, कपड़े चाहिए। यानी कि क्या हो गया, अब यहाँ पे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट हो गया। दोनों के दोनों पार्टी जो है एक दूसरे का सामान खरीदने के ऊपर सेटिस्फाई नहीं हो पाती हैं, उनके बीच में सेटलमेंट नहीं हो पाता है। अब क्या करना पड़ेगा, नो पोर्टर हैज टू लुक फॉर ए पर्सन हु इज रेडी टू बाई हिज पोट्स इन एक्सचेंज ऑफ व्हीट। अब इस पोर्टर को सारा दिन वेट करना पड़ेगा कि कोई ऐसा आदमी मिले जो इसके पोट के बदले में इसको जो है अनाज दे दे, गेहूं दे दे। प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम की इसी कमी की वजह से जो है वो पैसे का आविष्कार होता है, ताकि अब ये क्या करेगा, ये अपने मटके बेच देगा जिसको भी जरूरत होएगी, और इसको ये नहीं देखना पड़ेगा कि उसको भी मतलब कोई और सामान उसका भी इसको लेना नहीं लेना है। इसने अपने मटके बेच दिए मार्केट में, इसको पैसा मिल गया, उस पैसे की हेल्प से ये गेहूं खरीद लेगा। तो बार्टर सिस्टम की इसी कमी की वजह से क्या हुआ है, पैसे का आविष्कार हुआ है। तो मनी क्या करती है, मनी एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। मनी बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप का काम करती है, और जो बीच का स्टेप है कि आपस में जो एक्सचेंज करते थे उसको एलिमिनेट कर देती है। अब हमें जरूरत नहीं है, हम घर से निकले, पैसे हमने पॉकेट में डाले और हम सीधा कोई सामान खरीद लेंगे। अब हमें जरूरत नहीं है कि वो भी हमारा सामान खरीदे या हमारी सर्विस को खरीदे। हम डायरेक्ट जिस भी चीज की जरूरत है वो चीज हम डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट खरीद सकते हैं। तो मनी की डिस्कवरी ने, मनी के ऑथराइजेशन ने क्या किया है कि ये जो डबल कोइंसिडेंट वाली जो डिमांड थी, जो वांट था, इसको खत्म कर दिया। बीच का वो स्टेप जो है वो खत्म हो जाता है। अब मनी कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम करेगी। अब यहाँ पे क्या देखा हमने, पोर्टर आई वॉन्ट व्हीट। अब हम फिर से एक बार देख रहे हैं कि इसको जो है क्या चाहिए था, इसको गेहूं चाहिए था। द पोर्टर वॉन्टिंग टू बाई व्हीट, उसको गेहूं चाहिए। हैज टू फाइंड ए बायर फॉर हिज पोट। अब उसको एक ही काम करना पड़ेगा कि कोई उसके मटके खरीदने वाला मिल जाए। वंस द पोर्टर एक्सचेंज हिज पोट फॉर मनी, जैसे ही उसको बायर मिल जाएगा वो अपने मटके जो है वो बेच देगा। He can purchase wheat from the market। अब उसको क्या करेगा, इसने अपने मटके बेचे और मटकों के बदले इसको क्या मिला, इसको पैसा मिल गया। तो इसमें यही बताया गया है कि जैसे ही एक बार इसको इसका खरीदार मिल जाएगा, इसने अपने मटके बेच दिए, मटकों के बदले में इसको क्या मिल गया, पैसा मिल गया। अब वो मार्केट में जाके जो है अपना व्हीट खरीद सकता है। इसने इसको पैसे दिए और इसने इसको गेहूं दे दिए। तो मनी ने क्या किया, पैसे ने क्या किया, पैसे ने जो बीच का स्टेप है वो रिमूव कर दिया, जिसमें पोर्टर को सारा दिन बैठ के ये वेट करना पड़ता था कि कौन आएगा, कौन उसका सामान खरीदेगा। तो वो चीज जो है वो खत्म हो जाती है। तो पैसे ने बीच के स्टेप को खत्म कर दिया। मनी एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, सो इट इज कॉल्ड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी को कभी भी आप डिफाइन करोगे तो हम क्या कहेंगे कि ये एक बीच के इंटरमीडिएट के तौर पे काम करती है और इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। मैंने इसको पैसे दिए, इसने क्या दे दिया, मुझे गेहूं दे दिया, तो मैंने पैसों के बदले गेहूं ले लिया, यानी कि मैंने एक्सचेंज कर लिए पैसे उसको दे दिए, गेहूं उसने मेरे को दे दिया। तो मनी क्या है, आप मनी की डेफिनेशन क्या बताओगे, मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाय विच वी कैन परचेज एनी गुड्स और सर्विस फ्रॉम द मार्केट। तो हम कुछ भी गुड्स और सर्विस उसे परचेज कर सकते हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे ये काम करेगा। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। मेंशन एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की कोई भी 3 लिमिटेशंस आपको बतानी है।
हाउ डज मनी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ योर ओन। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको अपनी वर्ड्स में लिखने हैं, और जो भी यदि आप चेक कराना चाहते हो तो जो भी मेल आईडी है उसके ऊपर आप स्कैन करके जो है हमें मेल कर सकते हो। हम चेक करके उसको जो देखेंगे कि क्या कमियां हैं, आप वहां से इंप्रूव करोगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखोगे, मेंशन एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की क्या क्या कमियां थी हमने पढ़ा है। हाउ डज मनी सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ योर ओन। कैसे मनी जो है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट के प्रॉब्लम को दूर करती है, तो किसी एक एग्जांपल से आपको बताना है, ये भी हो जाएगा। अब हम आगे चलेंगे मनी एंड क्रेडिट में, एंशिएंट फॉर्म ऑफ मनी और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अभी करेंसी हो जाएगी। तो पहले हम क्या क्या फॉर्म्स जो है वो पैसे का यूज करते थे, क्या क्या मनी की फॉर्म्स होती थी, क्या पहले भी करेंसी होती थी, और फिर हम अब वाला देखेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या क्या है, अब हम क्या क्या यूज करते हैं। तो पहले हम देखेंगे एंशिएंट में। इन एंशिएंट टाइम में वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज एज मनी। पहले क्या करते थे कि पैसे के तौर पे कई टाइप का सामान जो है वो यूज किया जाता था, तो एक वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियंस यूज ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी। लोग क्या करते थे, अनाज देते थे या फिर भैंस दे दी, गाय दे दी, उसको भी पैसे के तौर पे यूज कर लिया जाता था, तो उसको बोला जाता था कमोडिटी मनी। यानी कि हमने कोई जो है सामान सामने वाले को दे दिया, कि मान लो मैं ये कहूं कि मुझे जो है कुछ भी खरीदना है, कि मान लो मुझे कोई ज़मीन खरीदनी है या फिर मुझे कोई फर्नीचर खरीदना है, कुछ भी सामान मेरे को खरीदना है, टेबल चेयर कुछ भी, तो मैंने क्या किया कि जो भी फर्नीचर वाला होता था मैंने उसको अपनी गाय दे दी कि ये आप गाय रखो और बदले में मेरे को ये वाला सामान आप दे दो। तो पहले लोग क्या करते थे, उसको अनाज दे देते थे, ग्रेन्स दे देते थे, क्योंकि अनाज की जरूरत सबको होती है। कि मान लो मैंने अपने खेत में जो है ना मजदूर लगाए, लेबर लगाई मैंने अपने खेत में, और उनको बदले में अब मुझे पैसा देना है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, मेरे खेत में काम किया है। तो अब मैंने क्या किया कि मान लो मैंने 2 लोगों को लगाया है अपने खेत में काम करने के लिए, अब उन्होंने अपना पूरा काम कर दिया, अब उनको उनकी जो है वेजेस देने की बारी आएगी, पैसे देने की बारी आएगी। तो मैं ये कहूंगी कि चलो तुम जो है 10 क्विंटल गेहूं रख लो। अब गेहूं की जरूरत तो सबको होती है, तो वो क्या करते थे, काम कर देते थे और बदले में अनाज दे देते थे, दोनों का काम पूरा हो जाता था। तो पुराने टाइम पे मनी को कई तरीके से यूज किया जाता था, उसमें आप ग्रेन्स भी दे सकते थे, कैटल भी दे देते थे लोग, अपनी गाय भैंसे बकरियां भी दे देते थे। तो इस टाइप की मनी को क्या बोला जाता था, कमोडिटी मनी, जिसमें आप किसी सामान के साथ एक्सचेंज कर लेते हो। उसके बाद देयर आफ्टर केम द यूज ऑफ मेटेलिक मनी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स, ए फेज विच कंटिन्यू वेल इन द लास्ट सेंचुरी। उसके बाद जो है मेटेलिक मनी आना शुरू हो गया, यानी कि इस टाइप के आप सिक्के देख पा रहे हो, कॉपर के, गोल्ड के, सी सेल्स भी इसमें दिखाई गई हैं, एनिमल स्किन से बनाए जाते थे, तो ये है। उसके बाद मेटेलिक मनी आनी शुरू हो जाती है। गोल्ड कॉइन आप देख पाओगे, ये है, ये है, ये है, गोल्ड कॉइन्स हो जाएगा। ये आपका सिल्वर कॉइन्स है, सिल्वर के भी बनाए जाते थे मेटेलिक में, और ये आपके जो है ये कॉपर के भी बनाए जाते थे। तो इस टाइप का जो है बाद में बनना शुरू हो गया, तो ये मेटेलिक फॉर्म्स ऑफ मनी में आ जाएगा। पुराने वाले में आप देखोगे तो देखो ये इसको ये दे रहा है, स्किन दे रहा है, बदले में ये इसको अपना एनिमल दे देगा, इसके पास एनिमल्स हैं, ये फिश दे रहा है, इसने इसको सी सेल दे दिया। तो इस टाइप का कमोडिटी का एक्सचेंज किया जाता था। बाद में आने वाले टाइम में क्या होना शुरू हो गया, बाद में आने वाले टाइम में मेटेलिक फॉर्म्स ऑफ मनी का यूज होना शुरू हो गया, जिसमें लोग क्या करते थे, सोने चांदी के सिक्के चलने लग गए थे, उनको आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। नेक्स्ट हम चलेंगे तो ये देखो, ये आप देख पा रहे हो, गेहूं दे देना, अपनी जो है गाय दे देना, इस टाइप के एनिमल्स हो गए। ये स्किन है, ये फिश दे रहा है, ये शेल दे रहा है। तो ये क्या करे, सी शेल है, एनिमल स्किन है, वीट है और काऊ है। तो ये आ जाएंगे आपका कमोडिटी मनी में, जिसमें आपने किसी कमोडिटी को एक्सचेंज किया है। मेटेलिक मनी में आपको सोने चांदी, सिल्वर,
कॉपर के जो भी सिक्के होते थे उनको चेंज करते थे। तो ये आपका मेटेलिक मनी में आता है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता था? जो कॉमोडिटी मनी होती थी, मैंने किसी को गेहूं दिया है या मैंने किसी को गाय दे दी, तो ये उसके यूज में आएगी, ये एवरीडे लाइफ में यूज होता था। तो एवरीडे यूज आर्टिकल्स हमारे डेली लाइफ में यूज होता था। गाय दी है तो उसको दूध निकालेंगे और दूध बच्चे पी लेंगे, तो ये यूज होता था। लेकिन जो मेटेलिक मनी है, इसमें क्या था, ये बहुत ही ज्यादा प्रीसियस मेटल होते थे। हम इसको मार्केट में बेच सकते हैं और वहां से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये प्रीसियस, बहुत ज्यादा प्रीसियस मेटल होते थे। अब यदि हम आज के टाइम की बात करें तो आज क्या कॉमोडिटी से एक्सचेंज होता है या फिर कोई ऐसा सोने चांदी के सिक्के हम यूज करते, तो हम अभी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी को देखेंगे। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में दो आते हैं। करेंसी होगी, करेंसी में पेपर करेंसी हो गया या फिर आपका जो है नोट्स हो जाएंगे, सारे के सारे इसमें आएंगे। और दूसरा हो जाएगा डिपॉजिट्स विद बैंक। अब हमारे बैंक में क्या होता है कि पैसा जमा होता है और हम ऑनलाइन, मान लो मुझे पैसा देना है तो 10,000 रुपए मैंने अपने ही नेट बैंकिंग की हेल्प से दूसरे के अकाउंट में डाल दिए, तो वो वाला पैसा मैंने कैश नहीं कराया बल्कि बैंक से, एक बैंक से दूसरे बैंक में चला गया, तो इसको बोला जाता है डिपॉजिट्स विद बैंक। तो दो टाइप के मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है। अभी पहला हम बताएंगे कि ये करेंसी होता है और दूसरा हम बताएंगे डिपॉजिट्स विद बैंक। तो इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट, करेंसी। करेंसी आपकी क्या होती है? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स। अभी क्या होता है, या तो आपके पेपर के नोट्स हैं, इस टाइप के पुराने वाले हैं, अभी नए वाले आगे हैं, या फिर ऐसे आपके जो है कॉइन्स आपको दिखाई देंगे, तो इसको हम यूज करते हैं। मॉडर्न करेंसीज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। अभी जो करेंसी है इसका खुद का अपना कोई यूज नहीं है। जैसे हमने क्या देखा था कि पुराने जो ये सिक्के होते थे, ये सिक्के आपके जो है गोल्ड के बने होते थे। अब आप पुराने वाले सिक्कों को मान लो किसी ने आपको दे दिया, पुराना सिक्का दे दिया जो सोने का बना हुआ है, अब आप क्या करोगे? आपने वो सिक्का जो है किसी ज्वेलर को बेच दिया, अब वो उसको पिघला के कोई और ज्वेलरी बना देगा और आपको जो है पैसा मिल जाएगा। तो पुराने वाले सिक्कों का अपना कुछ यूज होता था, उसको आप पिघला के कुछ और भी बना सकते हो। लेकिन क्या आप ये वाली जो मेटल इसमें यूज करी जाती है, क्या यह इतनी ज्यादा कीमती है? हम कहेंगे ये इतनी ज्यादा कीमती नहीं होती है, इससे हम कुछ नहीं बना पाएंगे। क्या ये जो पेपर होता है ये भी कीमती होता है? क्या इसका कहीं और यूज कर सकते हैं? हम कहेंगे इसका भी कोई यूज नहीं होता है। तो अभी जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है उसका अपना कोई यूज नहीं होता है सिवाय एक्सचेंज के। तो फिर भी इसको क्यों, ना तो ये कीमती है ना ये किसी और यूज के आता है। पिछले वाले में तो हमने देखा कि गाय भैंस बकरियां देते थे तो उनका एवरीडे लाइफ में यूज होता था, या फिर यदि गोल्ड सिल्वर कॉइन्स दिया तो वो ज्वेलरी उससे बना सकते थे और वो प्रीसियस मेटल होती थी। अब की करेंसी की ना अपनी कोई वैल्यू है, ना हम इसको किसी और तरीके से यूज कर सकते हैं, फिर भी इसको क्यों एक्सेप्ट किया गया है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको इस वजह से यूज किया गया है क्योंकि ये हमारी सरकार ने ऑथराइज बनाया गया है। बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। जो भी देश की सरकार है उसने इसको लीगल करेंसी माना हुआ है। लीगल करेंसी माना तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे हम इंडिया के केस की बात करें तो इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है RBI, वो करेंसी के नोट्स को इश्यू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है वो करेंसी को इश्यू करता है पूरे देश में। इसका मतलब क्या है? एज पर द इंडिविजुअल लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। करेंसी वाला मुद्दा जो है ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी दे रखी है RBI को। इंडिया में और कोई भी इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट कंपनी या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये काम नहीं कर सकती है, यानी कि करेंसी को नहीं निकाल सकती है। Moreover, the law legalized the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in setting transactions in India. पैसे में आप कोई भी सर्विस ले सकते हो, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कल को आपको मना कर देगा कि नहीं मैं इंडियन रुपीज में आपको नहीं दूंगा, आप सोना चांदी कुछ ऐसा लेके आओ। कोई भी आपको उस पैसा यदि आप दे रहे हो तो सर्विस देने से मना नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से इसको एक्सेप्ट किया गया है क्योंकि पहली बात ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगल बनाई है और कोई भी मना नहीं कर सकता है।
The law legalized the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India. कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, आप कोई सामान खरीद रहे हो, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आप किसी की सर्विस ले रहे हो, बदले में आप इंडियन करेंसी दे रहे हो, तो वो आपको मना नहीं कर सकता अपनी सर्विस देने से. No individual in India can legally refuse a payment made in rupees. पैसे में यदि आपने कोई ट्रांजेक्शन करी है तो कोई भी रिफ्यूज नहीं कर पाएगा, मना नहीं कर पाएगा. Hence the rupees widely accepted as a medium of exchange. इसी वजह से पैसे को, रुपी को, करेंसी को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज किया जाता है. एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ मनी, ये पुराने वाला है. इसमें क्या होता था, कॉमोडिटी मनी होती थी, गेहूं चावल हो गया, एवरीडे यूज आर्टिकल्स को यूज किया जाता था. इसके अलावा मेटेलिक मनी होती थी जो बहुत ही ज्यादा प्रीसियस मेटल होते थे. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या है, पेपर वाली करेंसी है और आपके कॉइन्स हो जाएंगे पेपर नोट्स, जिनका हमारी डेली लाइफ में कोई यूज नहीं होता है. कॉइन्स जो होते हैं वो किसी प्रीसियस मेटल से नहीं बने होते हैं. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आर ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अभी जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है, पेपर करेंसी है या फिर कॉइन्स हैं, ये हमारी सरकार के द्वारा लीगल किए गए हैं, सरकार के द्वारा ऑथोराइज किए जाते हैं. पर्टिकुलर आरबीआई के जो गवर्नर जनरल होते हैं उनका नोट के ऊपर हमेशा साइन होता है, तो ये करेंसी लीगल है. लेकिन जो पहले वाली जो करेंसी होती थी कॉमोडिटी मनी, उसको किसी ने लीगल नहीं किया हुआ था. यानी कि यदि आप किसी को गाय दे रहे हो कि आप भाई बदले में मुझे गेहूं दे दो, मैं आपको अपनी जो काऊ है वो दे दूंगा, तो वो मना भी कर सकता था कि नहीं भाई मैं गाय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है. जबकि यदि आप उसको पैसे देते और जब ये कहते कि मुझे गेहूं दो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, तब वो पैसे में मना नहीं कर सकता था क्योंकि मनी क्या है, ये लीगल हो जाएगा. सो लुक एट 10 रुपीज नोट. ये आपके लिए होमवर्क है. 10 रुपए के नोट के ऊपर देखना है वट इज रिटन ऑन द टॉप. उसके सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या आप उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो? तो ये आप घर पे होमवर्क करोगे, 10 रुपए का नोट आप निकाल के देखोगे और फिर देखोगे कि क्या उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा होमवर्क के लिए, वाई इज मॉडर्न करेंसी एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन. मॉडर्न करेंसी का अपना खुद का कोई और यूज नहीं है. आप इससे ज्वेलरी नहीं बना सकते, डेली लाइफ में आप इसको नहीं यूज कर सकते हो किसी और काम के लिए, फिर भी इसको जो है करेंसी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है. फाइंड आउट द रीजंस. इसके रीजंस आपको लिखने हैं. तो 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हो जाएंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे और क्या क्या है. दूसरा आता है कि पहला हमने करेंसी तो देख लिया है, अब एक और टाइप की मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में सेकंड टाइप आपका आता है डिपॉजिट विद द बैंक. बैंकों में जमा जो पैसा होता है वो, तो बैंक जो है वर्ल्ड बैंक वाला बैंक है, वो एक फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ है जिसको बोला जाता था बैंके, जिसका मतलब होता था टेबल. पहले से टेबल पे बैठ के ट्रेड होता था, तो वहीं से ये निकला हुआ है. अभी हम देखेंगे द अदर फॉर्म्स इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद द बैंक. एक तरीका तो ये है घर में आपने पैसे रखे हुए हैं. दूसरा, आप पैसा कहाँ पे स्टोर करके रखते हो, हम कहेंगे हम अपने बैंक में पैसा रखते हैं, तो दूसरा बैंक वाला पैसा आपका हो जाएगा. एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स. हमें कुछ ही पैसा चाहिए, तो बाकी पैसा यदि हम घर में रखेंगे तो चोरी हो जाएगा, तो घर में तो रखने में भी बहुत ज्यादा रिस्क है, तो हम कहाँ पे रखते हैं, हम बैंक में अपना पैसा रखते हैं. For instance, workers who receive their salary at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. मान लो आप कहीं पे काम करते हो, आपकी मंथली सैलरी जो है 50,000 रुपीज हो जाएगी या 30,000 है. जब महीने की शुरुआत हुई तो आपको अपनी सैलरी मिल जाती है, तो क्या एकदम आपको सारा पैसा चाहिए? एकदम से सारा पैसा नहीं चाहिए. मान लो आपने 50,000 रुपीज आपकी सैलरी है, तो आप क्या करोगे, 5 या 10,000 स्टार्टिंग में आप निकलवा लोगे. बचा हुआ जो 40,000 या 30,000 पैसा बचा वो बैंक में ही आप रखोगे. तो बैंक में हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कैश जो है वो बैंक में हम रख लेते हैं. तो ये थोड़ा सा पैसा ले आया और बाकी पैसा इसने क्या किया, बैंक में ही रखा. अब लोग जो है एक्स्ट्रा कैश के साथ क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कैश को वो अपने बैंक में जमा करके रखेंगे. तो बचा हुआ पैसा इसने बैंक में रख दिया. बैंक में इस हिसाब से अपना बैलेंस जो है वो दिखाई देता है. बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट. यदि आपने कोई पैसा बैंक में रखा है तो बैंक क्या करेगा, उस पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देगा, यानी कि ब्याज भी देगा, और वो ब्याज 1% या 0.9%, 8% रहता है. तो आपको उसी हिसाब से 100 रुपीज के ऊपर 1 रुपी जो है इंटरेस्ट के तौर पे मिलता भी रहेगा. तो जो आपका
अमाउंट है उससे भी आपको अब इनकम होना शुरू हो जाएगा। तो बैंक में इस हिसाब से आपका डिपॉजिट जो है वो दिखाया जाता है, कितने पैसे आपने जमा कराए, कितने पैसे आपने विड्रॉ करे और कितना बैलेंस आपका बचा हुआ है। डिपॉजिट जो आपने जमा कराए हैं, विड्रॉ जो आपने निकलवा लिए हैं, और बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस आपका कितना है, इस हिसाब से बैंक आपका रिकॉर्ड रखता है। इंटरेस्ट कितना लगा है आपके ऊपर, इंटरेस्ट जो है वो ऐड होता रहेगा साल के एंड में। इस हिसाब से लोग क्या करते हैं, इस हिसाब से लोग जो है बैंक में अपने पैसे की सेफ्टी बना के रखते हैं। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। जब भी लोगों को जरूरत होगी वो बैंक में जाएंगे और अपने पैसे को जो है वापस निकाल लाएंगे। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। अब जब भी आपको जरूरत हुई तो आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप डिमांड कर रहे हो कि मुझे अपना पैसा वापस निकालना है, मेरी क्या डिमांड है कि मुझे अपने पैसे को विड्रॉ करना है। तो इन डिपॉजिट्स को जब आप बैंक से ऑन डिमांड निकाल लेते हो तो इनको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या आएगा, आपका जो है चेक आ जाएगा, आपने चेक भरा कि इतना पैसा मुझे जो है इसको देना है या इतना पैसा मुझे जो है निकलवाना है, आपने फॉर्म अप्लाई किया और बैंक में जमा करा दिया कि मुझे इतने पैसे निकालने हैं। तो आप क्या डिमांड कर रहे हो, बैंक से अपना पैसा वापस मांग रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड डिपॉजिट। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, हम पैसे को अपनी डिमांड के ऊपर विड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए इन डिपॉजिट्स को डिमांड डिपॉजिट्स भी बोला जाता है। डिमांड डिपॉजिट्स का एग्जाम्पल ये हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी विच लैंड्स इट टू एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो ये हो जाएगा कैश, यानी कि एक तो आप फॉर्म भर के कर सकते हो, दूसरा जो है आप चेक ले सकते हो इंस्टेड ऑफ कैश। जैसे हम देखेंगे चेक की जो फैसिलिटी होती है, द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। एक तो तरीका था कि बैंक में आपने रिक्वेस्ट करी, फॉर्म अप्लाई करके दिया कि मुझे 10,000 रुपये निकालने हैं, तो बैंक ने पैसा निकाला, कैश की फॉर्म में आपको गड़िया दे दी कि ये लो आपके 10,000 रुपए इतने हैं। आप वो कैश लेके गए और जिस भी आदमी को आपने पेमेंट करनी थी वो सारे पैसे, वो सारे नोट आपने उस आदमी को दे दिए। इसमें आपको टाइम लगेगा, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप उसके नाम का चेक काट सकते हो। चेक क्या होता है, चेक एक पेपर का टुकड़ा होता है, एक पेपर होता है जिसमें बैंक को आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कितना स्पेसिफिक अमाउंट जो है आप मेरे अकाउंट से इस आदमी के अकाउंट में डाल दो। तो चेक क्या हो जाएगा, इट इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। हमने देखा कि यदि हम खुद पैसे निकलवाने जाएंगे तो पहला हम बैंक जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, लाइन में लगेंगे, फिर हमारे हाथ में कैश आएगा। अब उस कैश को हम दूसरे आदमी को देंगे, आने जाने में भी टाइम लगेगा। तो दूसरा तरीका क्या है, हमने उस आदमी को घर पे बुलाया, हमने उसके नाम का चेक काट दिया और उसको चेक काट के साइन करके दे दिया, उसको कह दिया कि जाओ तुम अब अपने बैंक में इसको जमा करा देना, मेरे अकाउंट से सीधे पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। कैश को कैरी करने का झंझट नहीं रहेगा, ना ही ये रिस्क रहेगा कि अब पैसा चोरी हो जाएगा या गुम हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें क्या होगा, एक एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे सलीम है, सलीम इज ए शू मैन्युफैक्चरर हैज टू मेक पेमेंट फॉर द सप्लायर मिस्टर प्रेम कुमार। मनी जो है ये जूते बनाने वाला है, जूते बनाता है, अब इसको पेमेंट करनी है सप्लायर को, यानी कि मिस्टर प्रेम कुमार को इसने जो है पैसा देना है। तो सलीम इज द पेयर एंड मिस्टर प्रेम कुमार इज द पेई। सलीम क्या हो जाएगा, पेयर, सलीम पैसे देगा और प्रेम कुमार जो है वो पैसे लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पेई। For payment through check, Mr. Salim, who has an account with SBI, draws a check on Mr. Prem Kumar for a sum of 57,000 rupee with a date and his sign on it. अब ये एक चेक काट के देगा सलीम, उसके ऊपर नाम लिखेगा वो प्रेम कुमार का और उसको 57,000 की पेमेंट देगा, साइन वाइन कर देगा और डेट डाल देगा। तो कैसे भरेगा ये आप देखोगे, ये चेक हो जाएगा। चेक में पे कितना करना है, अकाउंट नंबर इसमें आप मेंशन करोगे, बैंक आप देख रहे हो SBI जैसा उसने बताया। अब पे कर रहे हो, आप किसको पे कर रहे हो, प्रेम कुमार को। कितने रुपए आप कर रहे हो, 57,000। पहले आप वर्ड्स में लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे, इसमें लिख दोगे
नंबर में। उसके बाद आप डेट डाल दोगे, आपने डेट डाल दी तो इस हिसाब से आपने भर दिया। अब इसने साइन कर दिए, मिस्टर सलीम साइन कर दिए। अब इसके ऊपर क्या है, मिस्टर सलीम ऑल्सो मेंशन अकाउंट पेई ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द चेक। पेई को भी वो जो है वो दिखा देगा, टॉप कॉर्नर के ऊपर जो है वो अकाउंट पेई इसमें कर देगा कि ये पेई के अकाउंट में जाने चाहिए डायरेक्ट। इसका मतलब क्या है कि पैसा जो है वो डायरेक्ट पेई के अकाउंट में जाना चाहिए, यानी कि प्रेम कुमार के अकाउंट में जाना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अब इससे क्या होगा, अब इसके ऊपर ये जो आगे वाला कोड होता है एसबीआई का, इसको बोला जाता है बैंक का ब्रांच कोड। जैसे एसबीआई की बहुत सी ब्रांच होती हैं, दिल्ली में, हरियाणा में, इधर उधर राजस्थान में, तो कौन सी ब्रांच है ये उसका कोड होगा, कहाँ से चेक आया है, ब्रांच का नाम हो जाएगा, आगे चेक का नंबर होता है। कुछ चेक को पढ़ने के लिए कोडिंग यूज करी जाती है जो बैंकों को ही समझ में आती है, तो इस हिसाब से चेक की डिटेल्स होती है। तो ये चेक आपका भरा हुआ है, एक चेक नंबर होता है, चेक प्रिंटर डिटेल्स होती है जिसको सीटीएस नंबर भी बोला जाता है, और चेक ट्रंकेशन सिस्टम, सीटीएस क्या हो जाएगा, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इट इज प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिंस 2008 फॉर फास्टर क्लियरिंग ऑफ चेक। चेक को बहुत जल्दी क्लियर करने के लिए सीटीएस सिस्टम को यूज किया जा रहा है 2008 से। तो इस हिसाब से क्या किया, इस हिसाब से जो है सलीम जो एक जूते बना रहा था, इसने चेक दे दिया अपने सप्लायर को, यानी कि प्रेम कुमार को इसने चेक दे दिया। सलीम एक तरीका क्या था, खुद बैंक जा सकता था, 57,000 रुपए निकाल के लाता, फिर प्रेम कुमार को दे देता, वो बैग में रखता और घर लेके जाता, फिर बैंक में जाता, बैंक में जमा करता। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, रिस्क भी रहता कि कोई चोर लुटेरा उसके पैसे ना छीन ले। तो अब सलीम ने चेक काट के दे दिया प्रेम कुमार को। अब प्रेम कुमार क्या करेगा, प्रेम कुमार जो है वो जाएगा अपने बैंक में और इसको अपने अकाउंट में जमा करा देगा। तो स्पेसिफिक अमाउंट जो भी 57,000 है, बैंक क्या करेगा, सलीम के अकाउंट से प्रेम कुमार के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। और ये पैसा कैसा ट्रांसफर हुआ, इसमें कैश का कोई यूज नहीं किया गया। दस हम क्या देख सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी। डिमांड डिपॉजिट भी मनी का एक एसेंशियल फीचर होते हैं, जिसमें हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, पैसा इधर से उधर चला गया और पैसा हमारे हाथ में भी नहीं आया, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में, उसका अकाउंट एसबीआई में था, इसका अकाउंट सीबीआई बैंक में है, तो एक बैंक से दूसरे बैंक में चला गया बिना हमारे फिजिकल यूज ऑफ मनी के। तो इस टाइप से ट्रांजैक्शन हमारी हो जाती हैं। इसका फायदा क्या रहता है, एडवांटेज क्या रहता है, पहला बैंक के पास लोगों की मनी जो है सेफ रहती है, दूसरा जब भी लोगों को जरूरत रहती है वो उस पैसे को निकलवा सकते हैं, तीसरा हम कहेंगे कि जो चेक वाली फैसिलिटी होती है उसमें बिना कैश को कैरी किए हुए हम अपनी पेमेंट जो है सेटल कर सकते हैं, आपस में कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है, विच टाइप ऑफ डिपॉजिट विद द बैंक आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट हम किसको बोलते हैं, ये आपको आंसर करोगे। स्टेट सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट के क्या मेन फीचर्स हो जाएंगे, वाई आर डिमांड डिपॉजिट कंसिडर्ड एज मनी। डिमांड डिपॉजिट को मनी के तौर पे कंसिडर क्यों किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लिखोगे। तो यहां तक हमने किया है फर्स्ट पार्ट में मनी एंड क्रेडिट का, जिसमें हमने बार्टर सिस्टम को पढ़ा, एंशिएंट फॉर्म ऑफ मनी पढ़े, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हमने पढ़े। नेक्स्ट पार्ट इसे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, और यदि आप यहां तक पहुंचे हो तो थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप स्टडी।